ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है और हम पढ़ रहे हैं इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज। अब जो इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज क्या होता है, मैंने आपको बताया कि ये क्या है, आपकी एसोफेगस है, ये स्टमक है, उसके बाद ड्यूडेनम है, जूजिनम है, इलियम है, और उसके बाद ये आपकी क्या है, बड़ी आंत है जिसको हम लार्ज इंटेस्टाइन भी कहते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है, इट इज असेंडिंग कोलोन। ठीक है, ये क्या है आपकी ट्रांसवर्स कोलोन है, और ये क्या है आपकी डिसेंडिंग कोलोन है। ठीक है, ये क्या है, डिसेंडिंग कोलोन है। और उसके बाद आपका ये क्या आ जाता है, रेक्टम आ जाता है, और फिर आता है एनस। ठीक है, तो आपकी जो जीआईटी का स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से बना हुआ है। स्टमक है, ड्यूडनम है, उसके बाद ज्यूजनम, इलियम है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन है। अब आपने जो चीज याद रखनी है, आपके हम दो डिजीज पढ़ेंगे जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक को हम कहते हैं क्रोहन डिजीज और एक को हम कहते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। जो क्रोहन डिजीज है, क्रोहन डिजीज किसी भी पोर्शन में हो सकती है, आपके माउथ से लेके, ठीक है, माउथ से लेके एनस तक। ठीक है, जो माउथ माउथ और माउथ से लेके एनस तक आपके किसी भी पोर्शन पे आपकी जो क्रोहन डिजीज है वो हो सकती है। किसी भी जगह पे अगर इन्फ्लेमेशन होती है तो इसको हम कहते हैं क्रोहन डिजीज। लेकिन जो आपकी एक और डिजीज है जिसको हम अभी पढ़ते हैं, दैट इज योर अल्सरेटिव कोलाइटिस। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस क्या करता है, सबसे पहले आपके रेक्टम को इन्वॉल्व करेगा। ठीक है जी, ये जो मैंने हाईलाइट किया है, सबसे पहले किसको इन्वॉल्व करेगा, रेक्टम को। ठीक है, सबसे पहले रेक्टम में होगा, उसके बाद वो फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, वो ऊपर की तरफ असेंड करेगा आपकी डिसेंडिंग कोलोन को, उसके बाद ट्रांसवर्स कोलोन को, और फिर किसको करेगा, असेंडिंग कोलोन को। ठीक है, तो इस तरह आपके ये बैकवर्ड जाता है, इसका जो फ्लो होता है वो रेट्रोग्रेड होता है। मतलब कि ये रेक्टम से स्टार्ट होता है, जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है रेक्टम से स्टार्ट होता है और ये पीछे जाता है। ठीक है, आपकी पूरी लार्ज इंटेस्टाइन को इन्वॉल्व करता है। लेकिन जो आपकी क्रोहन डिजीज है, अगर हम क्रोहन डिजीज के बारे में देखें तो क्रोहन डिजीज क्या करती है, क्रोहन डिजीज हमारी स्टार्ट होती है, मतलब किसी भी जगह पे हो सकती है, किसी भी जगह पे हमारी जीआईटी के हो सकती है। और इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इसमें ना स्किप लीजन होती हैं, मतलब थोड़ी सी लीजन यहाँ होगी, उसके बाद यहाँ पे हो गई, उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे, मतलब कि थोड़ा थोड़ा एरिया छोड़ के होती है, तो इसको हम कहते हैं स्किप लीजन। इसको हम क्या कहते हैं, स्किप लीजन। तो जो आपकी है क्रोहन डिजीज, इसमें क्या होती है, स्किप लीजन होती है, मतलब थोड़ा थोड़ा एरिया एक रेगुलर इंटरवल के बाद एक एरिया आता है, और उसको हम कहते हैं क्रोहन डिजीज। लेकिन जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ये आपकी उस कहाँ पे स्टार्ट होती है, आपके रेक्टम में स्टार्ट होती है, और कहाँ जाती है, रेट्रोग्रेड जाती है, मतलब पीछे जाती है, पीछे की तरफ इन्वॉल्व करती है। तो ये एक ओवरव्यू सा था, आपको अगर समझ आ गई है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी समझ आई तो अभी हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन डिजीज है, इनमें क्या क्या फर्क है। जो क्रोहन डिजीज है, सबसे पहले हम बात करते हैं क्रोहन डिजीज की। जो क्रोहन डिजीज है, क्रोहन डिजीज मैंने आपको बताया कि ये क्या होती है, ये माउथ से लेके, ठीक है, इट कैन बी एनीवेयर, ये किसी भी जगह पे हो सकती है, एनी पोर्शन में हो सकती है। ठीक है, इट कैन बी एनीवेयर। ठीक है, इट कैन बी एनीवेयर, ये किसी भी जगह पे हो सकती है, एनीवेयर ऑफ जीआईटी। ठीक है, जो आपका जीआईटी ट्रैक है, माउथ से लेके एनस तक किसी भी जगह पे हो सकती है। और इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इसमें आपको स्किप लीजन मिलती हैं, मतलब कि थोड़ा सा एरिया खराब होगा, उसके बाद फिर नॉर्मल होगा, फिर खराब होगा, फिर नॉर्मल होगा। तो इसको हम कहते हैं स्किप लीजन। इसको हम क्या कहते हैं, स्किप लीजन। तो इट कैन बी एनीवेयर इन द जीआईटी, और इसमें आपको स्किप लीजन मिलती हैं। और मोस्ट कॉमनली क्रोहन डिजीज है वो कहाँ पे होती है, तो मोस्ट मोस्ट कॉमनली आपकी होती है जी टर्मिनल इलियम में। इसको हम पढ़ चुके हैं हजार दफा कि जो आपकी क्रोहन डिजीज है ये मोस्टली कहाँ पे होती है, टर्मिनल इलियम में होती है। और ये टर्मिनल इलियम या फिर जो कोलोन है वहां पे होती है। ठीक है, कोलोन और कोलोन पे होती है, या फिर टर्मिनल इलियम पे होती है। और ये रेक्टल स्पेरिंग है, ये रेक्टम को कुछ नहीं कहती। ठीक है, जो आपका रेक्टम होता है, रेक्टम को कुछ नहीं कहती। रेक्टम क्या है, रेक्टल स्पेरिंग है, रेक्टल स्पेरिंग है। और टर्मिनल इलियम या फिर कोलोन में ये मोस्ट कॉमन है, और ये एनीवेयर किसी भी जगह पे हो सकती है, लेकिन रेक्टम को मोस्टली ये छोड़ देती है। मोस्टली ये क्या करती है, छोड़ देती है। अब हम जरा दूसरी बात करते हैं, दैट इज योर अल्सरेटिव कोलाइटिस। अब जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इसकी लोकेशन क्या है। तो जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, मैंने आपको बताया भी कि अल्सरेटिव कोलाइटिस कहाँ से स्टार्ट होगा, रेक्टम से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा, रेक्टम से स्टार्ट होगा। और आपकी ये सबसे पहले होगा रेक्टम में। ठीक है, और रेक्टम से फिर ये रेट्रोग्रेड जाएगा। रेक्टम में क्या होगा, ये सबसे पहले रेक्टम में होगा, और उसके बाद ये इट कम्स बैक, ये पीछे की तरफ जाएगा। रेक्टम के पीछे क्या पड़ा होता है, आपकी डिसेंडिंग कोलोन। डिसेंडिंग के पीछे क्या पड़ा होता है, ट्रांसवर्स कोलोन। ट्रांसवर्स के पीछे क्या पड़ी होती है, असेंडिंग कोलोन। तो ये क्या करता है, इट कम्स बैक या इट ट्रेवल्स बैक कह लें। ठीक है, इट कम्स बैक, पहले रेक्टम को इन्वॉल्व करता है, उसके बाद ये पीछे जाता है। अब उसने लिखा भी हुआ है कि जो कोलोन की इन्फ्लेमेशन है उसको हम कोलाइटिस कहते हैं, एंड कंटिन्यूस कोलोनिक लीजन। जो आपकी ये थी क्रोहन डिजीज, इसमें आपको मिलती है स्किप लीजन, मतलब थोड़ा सा एरिया नॉर्मल है, थोड़ा सा एरिया क्या है, नॉर्मल है, और थोड़ा सा क्या है, खराब है। लेकिन ये जो आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस है,
अल्लाह भला करे, ये जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है इसमें आपको क्या मिलती है, कंटिन्यूस लीजन मिलती है। इसमें आपको क्या मिलती है, कंटिन्यूस लीजन्स मिलती हैं। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका क्रोहन डिजीज है इसमें स्किप लीजन मिलती है। थोड़ा सा एरिया खराब होगा फिर ठीक होगा, फिर खराब होगा फिर ठीक होगा। लेकिन जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है इसमें आपको क्या मिलती है, कंटिन्यूस लीजन मिलती है। और कहाँ से स्टार्ट होती है, रेक्टम से स्टार्ट होती है और पीछे की तरफ जाती है, ठीक है, बैक जाती है। ओके, अब हमें ये तो समझ आ गया कि यार अच्छा इन्फ्लेमेशन की लोकेशन क्या होती है। जो इन्फ्लेमेशन होगी हमारी इंटेस्टाइन में या जीआईटी में, उसकी लोकेशन क्या क्या होगी। अगर रेक्टम में स्टार्ट हो रही है तो उसको हम कहेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस। और अगर किसी भी जगह पे हो रही है लेकिन उसमें स्किप लीजन मिल रही हैं, थोड़ा एरिया ठीक है थोड़ा एरिया खराब है, तो इसको हम कहेंगे क्रोहन डिजीज। इसको हम क्या कहेंगे, क्रोहन डिजीज कहेंगे। ओके, अब हम जरा आगे चलते हैं। अब आप कहते हैं कि यार ये जो इन्फ्लेमेशन है ये कौन कौन सी लेयर को इन्वॉल्व करती है। तो मैंने आपको बताया भी था कि अगर हम इंटेस्टाइन को कट करें तो सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है, सबसे अंदर वाली लेयर को हम क्या कहते हैं, म्यूकोजा। उसके बाहर वाली लेयर को हम क्या कहते हैं, सब म्यूकोजा। उसके बाद आपकी आती है मस्कुलरिस, मस्कुलरिस लेयर आती है। और उसके बाद आपकी क्या क्या आती है, सिरोजा आती है, ठीक है। उसके बाद सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है दैट इज योर सिरोजा। और इसको हमने निमोनिक से किया था MSMS, ठीक है, MSMS। एम से म्यूकोजा, एस से सब म्यूकोजा, एम से मस्कुलरिस और एस से सिरोजा। तो इस तरह आपने लेयर्स याद रखनी है। अब आप कहते हैं कि यार अच्छा इन्फ्लेमेशन तो हो गई है लेकिन कौन सी डिजीज में कितनी लेयर्स इन्वॉल्व हुई हैं, तो इसको हम बात कर लेते हैं। अब जो आपका है अल्सरेटिव कोलाइटिस, जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है इसमें जो आपकी इन्फ्लेमेशन होती है वो कहाँ पे होती है, इन्फ्लेमेशन कहाँ पे होगी, म्यूकोजा में होगी, ठीक है। म्यूकोजा और सब म्यूकोजा, म्यूकोजा और सब म्यूकोजा ही सिर्फ इन्वॉल्व होगा। म्यूकोजा और सब म्यूकोजा इन्फ्लेमेशन होगी। लेकिन जो आपका है क्रोहन डिजीज, क्रोहन डिजीज बड़ी खतरनाक होती है। और जो क्रोहन डिजीज है इसमें इसमें ट्रांसम्यूरल, ठीक है, इसमें क्या होती है, ट्रांसम्यूरल। अब आप कहते हैं कि यार ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है। ऐसी इन्फ्लेमेशन, अगर इन्फ्लेमेशन ने सारी लेयर्स को इन्वॉल्व कर लिया, अगर किसी इन्फ्लेमेशन ने सारी लेयर्स को इन्वॉल्व कर लिया तो इसको हम कहते हैं ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन। या फिर कोई ऐसा अल्सर है, कोई जख्म है और उसने सारी लेयर्स को इन्वॉल्व कर लिया है तो इसको हम कहते हैं ट्रांसम्यूरल अल्सर। तो इसमें क्या हो गया, आपको ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन मिलेगी किसमें, क्रोहन में। और म्यूकोजा और सब म्यूकोजा की इन्फ्लेमेशन किसमें मिलेगी आपको, अल्सरेटिव कोलाइटिस में। ओके, अब आप कहते हैं कि यार अच्छा इन्फ्लेमेशन का तो हमें पता चल गया कि एक में सिर्फ दो लेयर इन्वॉल्व हो रही हैं और एक में सारी लेयर्स इन्वॉल्व हो रही हैं। अच्छा, अब आप कहते हैं कि हमें फाइंडिंग क्या क्या मिलेगी जब हम अपनी आंख से देखेंगे उस बंदे की एंडोस्कोपी मतलब जब हम उस बंदे की एंडोस्कोपी करेंगे तो एंडोस्कोपी में हमें कैमरे में क्या नजर आएगा, उसकी इंटेस्टाइन में। तो आपको ये जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है इसमें उसमें इतने अल्सर बने होंगे, इतने जख्म बने होंगे कि जो उसका म्यूकोजा होगा आपको फ्राइएबल इस तरह नजर आएगा, जिस तरह एक हम एग फ्राई करते हैं ना, तो म्यूकोजा आपको क्या नजर आएगा, फ्राइएबल म्यूकोजा, ठीक है। आपको क्या नजर आएगा, फ्राइएबल म्यूकोजा नजर आएगा। एंड सुपरफिशियल एंड डीप अल्सरेशन, मतलब आपको सुपरफिशियल, आपको क्या मिलेंगे, सुपरफिशियल और डीप अल्सर मिलेंगे, सुपरफिशियल और डीप अल्सर मिलेंगे। और क्या मिलेगा आपको, फ्राइएबल म्यूकोजा मिलेगा। अच्छा, उसके बाद आप कहते हैं कि यार अच्छा ये तो हमें समझ आ गई कि जब हम उसको एंडोस्कोपी करेंगे तो हमें ये नजर आएगा। लेकिन उसमें अपेयरेंस क्या नजर आएगी, जो इंटेस्टाइन होगी, जो आपकी अल्सरेटिव कोलाइटिस है इसमें इंटेस्टाइन की अपेयरेंस क्या नजर आएगी, तो इसको जरा हम देख लेते हैं। अब आपको पता है कि जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है वो कुछ इस तरह की होती है। अगर आपने किसी मतलब कुर्बानी में कभी किसी इंटेस्टाइन देखी हो जानवर की, तो उसको वो कुछ इस तरह की होती है। और उसमें क्या होते हैं, होस्ट्राज होते हैं। उसमें क्या होते हैं, होस्ट्रा। होस्ट्रा क्या है, दे आर मसल, ठीक है, ये मसल होते हैं। और ये हमारी जीआईटी में मोटिलिटी लाते हैं। हमारी जो पेरिस्टालसिस होती है लार्ज इंटेस्टाइन में, इट इज ड्यू टू होस्ट्रा, ठीक है। तो होस्ट्रा क्या है, ये जो आपकी डिप्रेशन और ये सारी चीजें हैं, इट इज योर होस्ट्रा। अब होस्ट्रा की वजह से क्या होता है, होस्ट्रा की वजह से पेरिस्टालसिस होती है। होस्ट्रा की वजह से क्या होती है, पेरिस्टालसिस होती है। अब जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है ना, अल्सरेटिव कोलाइटिस में जो होस्ट्रा होते हैं, होस्ट्रा लॉस हो जाते हैं, ठीक है। जो होस्ट्रा होते हैं इनका लॉस हो जाता है, होस्ट्रा का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। जब होस्ट्रा खराब हो जाएंगे तो हमारे पास जो अपेयरेंस होगी, जो हमारी इंटेस्टाइन होगी, पहले कुछ इस तरह की थी तो अब वो बिल्कुल एक पाइप की तरह नजर आएगी हमें। पहले देखिए, पहले उसमें डिप्रेशन थे, ठीक है, पहले उसमें क्या थे, डिप्रेशन थे। लेकिन अब हमें बिल्कुल वो स्ट्रेट नजर आएगी, क्यों, क्योंकि जो होस्ट्रा थे, जो डिप्रेशन बना रहे थे, वो खत्म हो चुके हैं, वो लॉस हो चुके हैं। तो जो होस्ट्रा होंगे, जब होस्ट्रा का लॉस हो जाएगा तो आपको जो इंटेस्टाइन होगी उसकी अपेयरेंस क्या मिलेगी, तो उसकी आपको अपेयरेंस मिलेगी लेड पाइप अपेयरेंस। उसकी अपेयरेंस आपको क्या मिलेगी, लेड पाइप अपेयरेंस, लेड पाइप अपेयरेंस, ठीक है। ये पेंसिल को पता नहीं आज क्या हो गया, लेड पाइप अपेयरेंस, ठीक है, लेड पाइप अपेयरेंस आपको मिलेगी। तो ये आपने याद रखना है, ठीक हो गया।
लेड पाइप अपेरेंस। अब आप कहते, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, लेड पाइप अपेरेंस। आपसे पूछा जाएगा एमसीक्यूज में कि बताएं जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है इसमें हमारी जो इंटेस्टाइन होती है वो ग्रॉस एग्जामिनेशन में हमें किस तरह की नजर आ रही होती है। ग्रॉस एग्जामिनेशन में, जब हम ग्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं जो हम अपनी आंखों से करते हैं, तो ग्रॉस ग्रॉस एग्जामिनेशन में ये जो आपकी इंटेस्टाइन है आपको कैसे नजर आएगी, इट विल लुक लाइक लेड पाइप। जिस तरह एक लेड का पाइप होता है उस तरह आपको इंटेस्टाइन नजर आएगी। और इसकी वजह क्या है कि इसके जो होस्टा है वो लॉस हो चुके हैं, होस्टा जाया हो चुके हैं, डीजनरेट हो चुके हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप कहते हैं कि यार अच्छा हमने अल्सरेटिव कोलाइटिस को तो देख लिया, लेकिन जो हमारी क्रोहन डिजीज है इसमें हमें क्या क्या नजर आएगा। तो जो क्रोहन डिजीज है, क्रोहन डिजीज में आपको क्या नजर आएगा। जो क्रोहन डिजीज है, क्रोहन डिजीज में जो आपको म्यूकोजा है उसमें ना आपको, फर्ज करें कि ये एक म्यूकोजा है ना, ठीक है, ये क्या है म्यूकोजा, तो इसमें ना आपको इतने छोटे छोटे गोल 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 बहुत ज्यादा पैचेस नजर आएंगे, आपको बहुत ज्यादा पैचेस नजर आएंगे। और इस अपीयरेंस को हम कहते हैं कोबल स्टोन। ठीक है, कोबल स्टोन। आपने माशाल्लाह किर्गिस्तान में देखा ही होगा कि अगर पत्थर मतलब काफी ज्यादा पड़े हो ना बिखरे, जिस तरह ट्रेन की पटरी होती है, ट्रेन की पटरी के साथ काफी पत्थर बिखरे होते हैं गोल गोल से। ठीक है, तो उसको इसको हम कहते हैं कोबल स्टोन अपीयरेंस, कोबल कोबल स्टोन अपीयरेंस। तो आपको ये जो अपीयरेंस है जो आपकी क्रोहन डिजीज है इसमें आपको जो म्यूकोजा होगा वो किस तरह का नजर आएगा, कोबल स्टोन का। लेकिन जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है उसमें जो आपको म्यूकोजा नजर आएगा वो फ्राइएबल म्यूकोजा नजर आएगा। ठीक है, वो फ्राई मतलब कि जिस तरह एक फ्राइड एग नहीं होता इस तरह का नजर आएगा, फ्राइएबल म्यूकोजा। और इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है क्रीपिंग फैट। ठीक है, क्रीपिंग फैट। जो क्रीपिंग फैट है ना, देखिए क्रीपिंग फैट का कोई खास मतलब नहीं है इधर। क्रीपिंग फैट हम यूज करते हैं क्रोहन डिजीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। मतलब अगर आपको क्रोहन डिजीज नहीं लिखा है या क्रीपिंग फैट लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब भी क्रोहन डिजीज ही होता है। क्रीपिंग फैट के आगे अगर आपने लिखना है तो लिख लें, वैसे इसकी जरूरत नहीं है। जो क्रीपिंग फैट है इसका मतलब होता है अब नॉर्मल, अब नॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ, अब नॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फैट। जो मरीज होगा उसकी इंटेस्टाइन में फैट डिपॉजिट हो जाएगी। फैट क्यों डिपॉजिट हो जाएगी अगर हम आगे जाके देखते हैं कि जो क्रोहन डिजीज है इसमें आप फैट अब्सॉर्ब ही नहीं हो पाती। क्यों नहीं अब्सॉर्ब हो पाती इसको हम बाद में देखते हैं। तो इसमें क्या होती है, अब नॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फैट हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं फैट। क्या ये इसका खास इधर मतलब नहीं है, बस इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। जो क्रीपिंग फैट जब भी लफ्ज आ जाएगा ना तो आपने समझना कि इट इज क्रोहन डिजीज, इट इज क्रोहन डिजीज। ओके। उसके बाद इसमें और क्या होगा, इसमें जो आपकी इंटेस्टाइन है मतलब कि बॉल वाल, ठीक है, जो आपका बॉल की वाल है वो क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी। तो जो बॉल वाल है वो क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी। और इसमें आपको क्रीपिंग फैट मिलेगी, कोबलस्टोन म्यूकोजा मिलेगा। और उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि इसमें आपको स्ट्रिंग साइन मिलता है। ठीक है, स्ट्रिंग साइन। ठीक है, स्ट्रिंग साइन। आपको क्या मिलेगा, स्ट्रिंग साइन मिलेगा। स्ट्रिंग साइन और स्ट्रिंग साइन मिलेगा। और इसमें आपको जो अल्सर मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, लीनियर अल्सर। इसमें आपको जो अल्सर मिलेंगे क्या मतलब होंगे, वो लंबाई रुख होंगे, वो लॉन्गिट्यूडनल होंगे, लंबे लंबे से होंगे। ठीक है, तो लीनियर अल्सर होंगे। इसके अलावा और इसमें क्या, फिशर्स होंगे। अच्छा, फिशर्स हम किसको कहते हैं, फिशर्स भी तकरीबन जख्मों को ही कहते हैं। मतलब कि अगर कोई चीज हो गया, ठीक है, फिशर्स समझ ले कि एक जख्म की टाइप है। ठीक है, क्या होगा। अच्छा, हम देखें ये जो स्ट्रिंग साइन है ना, स्ट्रिंग मतलब आप समझ लें कि जिस तरह क्योंकि इसकी जो दीवार है, जो इन्फ्लेमेशन की वजह से जो क्रोहन डिजीज में अपना है इंटेस्टाइन, इसकी दीवार इतनी मोटी हो गई है कि इट लुक्स लाइक अ स्ट्रिंग। ठीक है, इट लुक लाइक अ स्ट्रिंग, वो एक स्ट्रिंग की तरह नजर आ रही है, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग साइन। ठीक है, तो इसमें आपको लीनियर अल्सर्स मिलेंगे, फिशर्स मिलेंगे, लीनियर अल्सर मिलेंगे, फिशर्स मिलेंगे। और बस यही है इसमें। ठीक है, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो आपने नहीं बोलनी, दैट इज योर कोबल स्टोन अपेयरेंस। ये एमसीक्यूज है। ठीक है, ये एफसीपीएस का एमसीक्यूज है कि दैट इज योर कोबल स्टोन अपेयरेंस। ठीक है, जो क्रोहन डिजीज है, सी से क्रोहन और सी से कोबल स्टोन डिजीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें। और इसमें जो स्ट्रिंग साइन है ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपका दूसरी तरफ था अल्सरेटिव कोलाइटिस, इसमें जो एमसीक्यूज है वो ये वाला है, लेड पाइप अपेयरेंस, इसको नहीं आपने भूलना। ठीक है, ये सारे जो साइंस होते हैं ये बड़े पूछे जाते हैं एमसीक्यूज में। तो लेड पाइप अपेयरेंस आपको मिलेगी उसमें। और इसमें आपको क्या मिलेगी, म्यूकोजा की कोबल स्टोन अपेयरेंस मिलेगी। ओके। अब आप कहते हैं कि यार अच्छा हमने आंखों से तो बड़ा देख लिया उसको, एंडोस्कोपी जब हमने की तो हमें ये चीजें नजर आई। लेकिन जब हमने उसकी क्या की, जब हमने उसकी क्या की वो बायोप्सी की, और बायोप्सी के बाद हमने उसको जब माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखा, तो इसका जो माइक्रोस्कोपिक व्यू होगा वो क्या ना होगा। ठीक है, दोनों का माइक्रोस्कोपिक व्यू क्या होगा। ठीक है, तो अब हम जरा देख लेते हैं कि हमें माइक्रोस्कोप के नीचे क्या नजर आएगा। तो आपने याद रखना है जो आपका होता है क्रोहन डिजीज, क्रोहन डिजीज में आपको एक ग्रेनुलोमा मिलता है। अगर आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है।
आपको ग्रेनुलोमा का लाजमी पता होगा। मैंने आपको बताया था कि ग्रेनुलोमा कैसे बनते हैं और इनकी क्या क्या टाइप्स हैं। ठीक है, तो अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो हमारी यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग उसकी मौजूद है, तो आप उसको सुन सकते हैं। ठीक है, तो जो ग्रेनुलोमा होता है, ग्रेनुलोमा क्या होता है और ये कैसे बनता है, मैंने आपको बड़ी डिटेल में समझाया था रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो इसमें जो आपको क्रोहन डिजीज होता है, क्रोहन डिजीज में आपको क्या मिलता है, नॉन कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा मिलता है। जो क्रोहन डिजीज है इसमें आपको क्या मिलता है, नॉन कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा। ये एमसीक्यूज है। नॉन कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा आपको किसमें मिलता है, क्रोहन डिजीज में। अब आप कहते हैं कि यार नॉन कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा क्या होता है। देखिए, ऐसा ग्रेनुलोमा जिसके दरमियान में कोई नेक्रोसिस ना हुई हो, ठीक है, जिसमें दरमियान में कोई चीज लाइक स्ट्रक्चर ना हो, कोई फ्लूइड ना हो, कोई नेक्रोसिस ना चल रही हो, उसको हम कहते हैं नॉन कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा। इसको मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम में बड़ा डिटेल में पढ़ाया था, नॉन कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा। अब मेरा आप सबसे एक सवाल है कि नॉन कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा तो हमें अच्छा क्रोहन डिजीज में मिल गया। जो कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा होता है वो किस डिजीज में मिलता है जी? जी डॉक्टर काशिफ, डॉक्टर अदनान, माशाल्लाह बताएं जरा, शाबाश। जो कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा होता है वो किस में मिलता है? जी सारे सही बता रहे हैं। जो टीबी होता है, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस, लंग्स में हमारे ग्रेनुलोमा बनते हैं। टीबी में जब हमें टीबी होता है तो क्या होता है, हमारे लंग्स में ग्रेनुलोमा बनते हैं। और ग्रेनुलोमा मैंने आपको बताया भी था कि मैंने आपको कहा था ना कि जब हमारे फौजी लड़ाई हार जाते हैं ना, जब हमारे फौजी किसी बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाते, तो वो क्या कर लेते हैं, वो उस बैक्टीरिया के इर्द गिर्द इतने ज्यादा फौजी जमा हो जाते हैं कि वो एक दीवार सी बना लेते हैं, और इसको हम कहते हैं ग्रेनुलोमा। ठीक है, तो जो टीबी होता है, टीबी में आपको कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा मिलता है। बल्कि लिख भी नहीं आप, ये एमसीक्यू है बहुत इंपॉर्टेंट। टीबी में आपको कौन सा ग्रेनुलोमा मिलता है, कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा, कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा। और जो आपका क्रोहन डिजीज है इसमें आपको क्या मिलता है, इसमें आपको नॉन कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। उसके बाद एक जो सबसे अहम बात है, आपने याद रखना है, जो ग्रेनुलोमा होते हैं, ग्रेनुलोमा बनाता कौन है, ठीक है, मतलब कौन से सेल्स हैं जो कि आपके ग्रेनुलोमा बनाते हैं। तो आपने हमेशा याद रखना है, जो टी हेल्पर वन सेल है, आपको पता है ना, जो टी हेल्पर वन, दो तरह के सेल्स हैं, जो हेल्पर सेल्स हैं वो दो तरह के हैं, टी हेल्पर वन, टी हेल्पर टू। तो जो टी हेल्पर वन है, दे आर ऑलवेज इन्वॉल्व इन ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन। इवन के जो टीबी में आपका ग्रेनुलोमा बनता है वो भी किसकी वजह से बनता है, टी हेल्पर वन सेल की वजह से। और टी हेल्पर वन सेल क्या होता है, इसको हम पढ़ेंगे इम्यूनोलॉजी में। ठीक है, तो जो टी हेल्पर वन है ये क्या बनाते हैं, ग्रेनुलोमा बनाते हैं। और इसमें आपको क्या मिलेगा, लिम्फाइड एग्रीगेट। इसमें आपको क्या मिलेगा, लिम्फाइड टिश्यूज का एग्रीगेट। मतलब कि आपको जब आप इसकी माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो माइक्रोस्कोप में आपको बहुत ज्यादा लिम्फोसाइट्स नजर आएंगे, और नॉन कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा नजर आए, क्या नजर आएगा, नॉन कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा नजर आएगा। ओके, अब आप कहते हैं कि यार ये क्रोहन डिजीज में तो हमें ग्रेनुलोमा मिलेगा, लेकिन जो आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस है इसमें क्या मिलेगा? तो जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, अल्सरेटिव अल्सरेटिव है, इसमें आपने याद रखना है, इसमें आप क्या मिलेंगे, इसमें आपको नो ग्रेनुलोमा, इसमें ग्रेनुलोमा तो नहीं बनता। ठीक है, इसमें आपको ग्रेनुलोमा नहीं मिलेगा। पहली बात ये हो गई कि जो आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस है इसमें ग्रेनुलोमा नहीं बनता। दूसरी बात, इसमें ब्लीडिंग होती है। ठीक है, इसमें ग्रेनुलोमा नहीं बनता लेकिन इसमें ब्लीडिंग होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। ओके, अब मुझे आपने जरा सोच समझ के बताना है, परसों जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था उसको जरा सोच समझ के। अगर एक पेशेंट है और उसको अल्सरेटिव कोलाइटिस है और उसको ब्लीडिंग हो रही है और वो ब्लीडिंग उसके स्टूल में आ रही है, तो मुझे आपने ये बताना है कि जो मोस्ट कॉमनली उसमें जो ब्लड होगा वो किस कलर का होगा जी? शाबाश, जल्दी बताएं जरा, सोच समझ के बताना है थोड़ा सा। यस, डॉक्टर खिजर और डॉक्टर अदनान एज ऑलवेज एक्सीलेंट, डॉक्टर काशिफ भी माशाल्लाह सही बता रहे हैं, और डॉक्टर लाइबा गलत बता रही हैं। बाकी भी बताने की जरा जहमत करें। बता दें, चलें जी, डॉक्टर आयशा भी कह रही हैं कॉफी कलर का होगा, और डॉक्टर नादिया कह रही हैं ब्राइट रेड कलर का होगा। चले हम देख लेते हैं कि किस कलर का होगा। देखिए, मैंने आपको कहा था कि अगर लोअर जीआईटी का, ठीक है, अगर लोअर जीआईटी में मसला हो, मतलब कि आपका जो ड्यूडिनम है, ड्यूडिनम से आगे आगे कोई ब्लीडिंग हो रही हो, तो वो जो ब्लड होता है वो ब्राइट रेड कलर का होता है। ठीक है, वो क्या होता है, ब्राइट रेड कलर का होता है, जिस तरह आम खून होता है, मतलब बड़ा एक ना सुर्ख सा खून होगा। लेकिन अगर जो आपकी ब्लीडिंग है वो ड्यूडिनम से ऊपर ऊपर से आ रही है, तो ड्यू टू क्योंकि आपको पता है कि स्टमक में हमारे एंजाइम होते हैं, डिजेस्टिव एंजाइम होते हैं, तो वो जो ब्लड होता है उसकी कलर को बदल देते हैं। तो अगर आपकी ड्यूडिनम से ऊपर ऊपर ब्लीडिंग हो रही है, अपर जीआई ब्लीडिंग है, तो आपका जो ब्लड आ रहा होगा स्टूल में वो कौन सा होगा, कॉफी कलर्ड ब्लड होगा। लेकिन जो आप अगर लोअर जीआईटी की हम बात करें, तो लोअर जीआईटी में जो लोअर जीआईटी की वजह से जो ब्लड आ रहा होगा दैट विल बी और ब्राइट रेड। तो आपका जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, अगर इसमें ब्लीडिंग होती है और वो स्टूल में आती है,
तो आपका जो ब्लड ब्लड होगा वो किस कलर का होगा? दैट विल बी योर ब्राइट रेड। क्यों? क्योंकि ये रेक्टम को इन्वॉल्व करता है, मोस्ट कॉमनली रेक्टम को इन्वॉल्व करता है या लार्ज इंटेस्टाइन को इन्वॉल्व करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको आना चाहिए। उसके बाद उसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे है जी आपका कि इसमें आपको और क्या क्या चीजें मिलेंगी। तो जो आपके क्रिप्ट, इसमें आपको एक चीज मिलती है जिसको हम कहते हैं क्रिप्ट अब्सेस। ठीक है, क्रिप्ट अब्सेस। अब्सेस हम किसको कहते हैं? देखिए, जो अब्सेस होता है, अब्सेस का मतलब होता है पॉकेट। ठीक है, एक पॉकेट कि अगर एक मतलब एक जगह है, ठीक है, एक पॉकेट है और उसमें क्या भरा हुआ है? रेशा भरा हुआ है। ठीक है, पॉकेट है और उसमें पर भरी हुई है, रेशा भरा हुआ है, मतलब पस भरी हुई है, तो इसको हम कहते हैं ऑब्सेस। तो मैंने आपको बताया भी था कि आपके जो इंटेस्टाइन होते हैं इसमें होते हैं क्रिप्स ऑफ लुब्रिकेंट। ठीक है, क्रिप्स, जो क्रिप्स होते हैं, क्रिप्स के अंदर क्या बन जाते हैं? ऑब्सेस बन जाते हैं। तो जो आपकी अल्सरेटिव कोलाइटिस है इसमें आपको क्रिप्ट ऑब्सेस मिलता है, और क्या मिलते हैं? अल्सर मिलते हैं। क्रिप्ट ऑब्सेस मिलता है और क्या है? अल्सर्स मिलते हैं। तो ये आपने याद रखना है। और आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इट इज ऑलवेज टी हेल्पर टू मीडिएटेड। ये टी हेल्पर टू मीडिएशन की वजह से होता है। अगर टी हेल्पर वन होता तो ग्रेनुलोमा बनता, लेकिन इधर क्या है? टी हेल्पर टू है। ठीक है, टी हेल्पर टू की वजह से ग्रेनुलोमा नहीं बनता। जो ग्रेनुलोमा बनता है वो टी हेल्पर वन की वजह से बनता है। तो इसमें क्या होगा? इट इज टी हेल्पर टू मीडिएटेड। इट इज टी हेल्पर टू मीडिएटेड, और ये आपने याद रखना है। अब आप कहते हैं कि यार अच्छा, हमने माइक्रोस्कोप के नीचे भी रख के देख लिया तो हमें समझ आ गई कि ये चीजें हैं जी, इस डिजीज में ये होगा, इस डिजीज में ये होगा। लेकिन आप कहते हैं कि अगर एक मरीज है और वो इतना ढीठ है कि वो इसका इलाज ही नहीं करता, तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकती हैं? इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकती हैं? तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं कॉम्प्लिकेशंस की। तो जो आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस और जो क्रोहन डिजीज है इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आएंगी? तो सबसे पहले हम बात करते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस की। सबसे पहली कॉम्प्लिकेशन उसने लिखी है फुलमिनेंट। ठीक है, फुलमिनेंट, फुलमिनेंट कह लें या फुलमिनेंट कह लें। ओ, क्या हो गया पेंसिल को? एक मिनट, ये पेंसिल ही नहीं चल रही। हाँ, इसमें इसका क्या मतलब होगा? फुलमिनेंट, फुलमिनेंट किधर गया? फुलमिनेंट कोलाइटिस। जो फुलमिनेंट कोलाइटिस होता है, फुलमिनेंट कोलाइटिस, ठीक है, फुलमिनेंट कोलाइटिस का मतलब क्या होता है? फुलमिनेंट कोलाइटिस के आगे लिख लें सडन, इसकी बल्कि डेफिनेशन ही लिख लें, सडन प्रोग्रेसिव फॉर्म। ठीक है, कि अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए बड़ी मतलब जल्दी से इन्फ्लेमेशन हो जाए और प्रोग्रेसिवली इन्फ्लेमेशन हो, तो इसको हम कहते हैं फुलमिनेंट कोलाइटिस। देखिए इधर लिखे, सडन 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 इन्फ्लेमेशन ऑफ सडन इन्फ्लामेशन ऑफ सडन इन्फ्लेमेशन ऑफ कोलोन। ठीक है, कोलोन की अगर जल्दी से मतलब सडनली या प्रोग्रेसिवली इन्फ्लेमेशन हो, तो इसको हम कहते हैं फुलमिनेंट कोलाइटिस। तो जो पूरा कोलोन होगा उसकी सारी की क्या आ जाएगी? सडन इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं फुलमिनेंट कोलाइटिस। उसके बाद सेकंड वर्ड एक लिखा हुआ है टॉक्सिक मेगाकोलोन। जो टॉक्सिक मेगाकोलोन होता है ये क्या होता है? टॉक्सिक मेगाकोलोन, जो टॉक्सिक मेगाकोलोन होता है इसमें होता है न्यूरोमस्कुलर डीजनरेशन। इसमें क्या होती है? इसमें क्या होती है लिख लें इसके आगे, इसमें होती है न्यूरोमस्कुलर डीजनरेशन। न्यूरोमस्कुलर डीजनरेशन मतलब कि जो आपकी इंटेस्टाइन होगी ना, उसकी कोई नर्व रहेगी और ना उसका कोई मसल रहेगा, उसका कुछ भी नहीं रहेगा। तो जाहिर बात है, जब उसमें न्यूरोमस्कुलर डीजनरेशन होगी, जब उसमें क्या होगी? न्यूरोमस्कुलर डीजनरेशन होगी, तो क्या होगा? तो क्या होगा? अब आपको पता है कि मसल ने क्या करानी थी? पैरास्टालसिस करानी थी। तो इसमें क्या होगी? इसमें कोई नो पैरास्टालसिस, इसमें क्या होगा? पैरास्टालसिस भी नहीं होगी। ठीक है, इसमें क्या होगा? पैरास्टालसिस भी नहीं होगी, पैरास्टालसिस भी नहीं होगी और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ना आपकी कंट्रैक्शन होगी ना पैरास्टालसिस होगी। और जो मेगा कोलोन है, जो आपकी इंटेस्टाइन है, वो क्या कर जाएगी? डायलेट कर जाएगी। जाहिर बात है, अगर पैरास्टालसिस नहीं हो रही, आपकी जो इंटेस्टाइन है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही, तो जो आपकी इंटेस्टाइन है वो क्या कर जाएगी? डायलेट कर जाएगी। और इसको हम कहते हैं टॉक्सिक मेगा कोलोन। इसको मैं रिपीट भी करता हूँ। उसके बाद आपका तीसरे नंबर पे आता है दैट इज योर परफोरेशन। परफोरेशन का मतलब क्या होता है? कि अगर कोई चीज है और उसमें होल बन गया। ठीक है, अगर एक आपकी इंटेस्टाइन है और इंटेस्टाइन में क्या हुआ? अल्सरेटिव कोलाइटिस हुआ, और उसकी कॉम्प्लिकेशन ये है कि अगर आप उसको ठीक नहीं करते तो उसमें परफोरेशन भी हो सकती है। उसमें क्या हो सकती है? परफोरेशन, उसमें होल भी बन सकता है। तो इसको हम कहते हैं परफोरेशन। अब मैं इसको एक दफा रिवाइज करता हूँ। देखिए, फुलमिनेंट कोलाइटिस का मतलब क्या होता है? सडन सडन एंड प्रोग्रेसिव इन्फ्लेमेशन ऑफ कोलोन। कि जो इंटेस्टाइन होगी उसकी सडन और प्रोग्रेसिव इतनी शदीद इन्फ्लेमेशन हो जाएगी कि हमसे फिर संभाला नहीं जाएगा, तो इसको हम कहते हैं फुलमिनेंट कोलाइटिस। उसके बाद आपका आता है जी टॉक्सिक मेगाकोलोन। जो टॉक्सिक मेगाकोलोन है इसका मतलब क्या होता है? इसमें जो नर्व्स और मसल्स होते हैं ये सारे डिजेनरेट हो जाते हैं। जब नर्व और मसल डिजेनरेट होती है तो क्या होता है? जो आपका इंटेस्टाइन है वो डायलेट कर जाती है, पैरास्टालसिस होती नहीं है, कुछ भी नहीं होता। तो इसको हम कहते हैं टॉक्सिक मेगाकोलोन।
और परफोरेशन, अगर हम अपने अल्सरेटिव कोलाइटिस को ठीक नहीं करेंगे तो उसमें सुराख भी बन सकता है, और इसको हम कहते हैं परफोरेशन। इसको हम क्या कहते हैं? परफोरेशन कहते हैं। अब आप कहते हैं कि यार अच्छा हमें इसकी कॉम्प्लिकेशन तो समझ आ गई है, लेकिन क्रोहन डिजीज की बड़ी मुश्किल सी लग रही है, देखने में बड़ा डरावना लग रहा है, तो उसको जरा हम समझ लेते हैं। तो जो आपका क्रोहन डिजीज है, क्रोहन डिजीज में क्या होगा? सबसे पहले तो आपको होगी मैल अब्जॉर्प्शन, जाहिर बात अगर आप मतलब क्रोहन डिजीज है तो आपकी फैट अब्जॉर्ब नहीं होगी, ठीक है, फैट अब्जॉर्ब नहीं होगी, ये हम पढ़ चुके हैं कि क्यों नहीं अब्जॉर्ब होगी, दोबारा अभी मैं आपको बाद में बताता हूँ। मैल अब्जॉर्प्शन होगी, या फिर क्या हो सकता है आपको कोलोरेक्टल कैंसर, ठीक है, कोलोन या फिर रेक्टम का क्या हो सकता है? कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर हो सकता है, या फिर आपको क्या बन सकता है? फिस्टूला। अब ये पॉइंट समझने वाला है, ठीक है, जो फिस्टूला होता है, फिस्टूला का मतलब क्या होता है? देखिए जो फेस्टूला होता है, फेस्टूला के आगे लिख लें, इसकी डेफिनेशन ये है कि इसका मतलब होता है अब नॉर्मल कनेक्शन। अगर दो ऑर्गन्स के दरमियान, अगर दो ऑर्गन्स के दरमियान गैर इखलाकी कनेक्शन है कोई, मतलब अब नॉर्मल कनेक्शन है, तो इसको हम कहते हैं फेस्टूला, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? फेस्टूला। अब नॉर्मल कनेक्शन बिटवीन टू ऑर्गन, इसको हम कहते हैं फेस्टूला। अब उसने लिखा हुआ है कि जो आपका क्रोहन डिजीज है, क्रोहन डिजीज में फेस्टूला बन सकता है। किसके दरमियान फेस्टूला बन सकता है? मतलब फर्ज करो ये क्या है? आपकी इंटेस्टाइन है ना, ठीक है, ये क्या है? इंटेस्टाइन है। तो इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन और जो पर्सन है उसका ब्लैडर, ठीक है, इंटेस्टाइन और ब्लैडर के दरमियान एक फेस्टूला बन सकता है, एक अब नॉर्मल कनेक्शन बन सकता है, और इसको हम कहते हैं इंटेरोवेजाइकल फेस्टूला। इंटेरो इंटेरोवेजाइकल फेस्टूला, इंटेरोवेजाइकल फेस्टूला कहते हैं, इंटेरोवेजाइकल फेस्टूला कहते हैं। अब आप कहते हैं कि यार अच्छा हमें ये समझ आ गया है, लेकिन इससे कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी? अब क्या होगा? देखो, जो एयर होगी, एयर आपकी इंटेस्टाइन से मूव करेगी फेस्टूला से, और फेस्टूला में किस में आ जाएगी? यूरिन में, ठीक है, जो एयर होगी वो किस में मूव करेगी? आपके यूरिन में। तो इस टर्म को हम कहते हैं न्यूमाचूरिया, ठीक है, न्यूमो का मतलब क्या होता है? एयर, न्यूमो का मतलब क्या होता है? एयर, और चूरिया का मतलब क्या होता है? यूरिन। तो यूरिन में हमें क्या मिलेगी? एयर मिलेगी, न्यूमोचूरिया, ठीक है, सबसे पहले हमें क्या मिलेगा? न्यूमोचूरिया मिलेगा। उसके बाद हमें फ्लैगमोन, ठीक है, फ्लैगमोन क्या होता है? ठीक है फ्लैगमोन हम कहते हैं एरिया ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, कि अगर एक एरिया और वहां पे एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुई है, मतलब इसके आगे लिख भी लें अगर लिखना है तो, एरिया ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, फ्लैगमोन हम किसको कहते हैं? एरिया ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन, अगर एक एरिया और वहां पे एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुई है तो इसको हम कहते हैं फ्लैगमोन। तो इसमें हमें फ्लैगमोन मिल सकता है, न्यूमोचूरिया मिल सकता है, और हमें क्या मिल सकता है? एब्सेस मिल सकता है, ठीक है। एब्सेस मैंने अभी आपको समझाया, एक पॉकेट होती है, किसकी पॉकेट होती है? पस की, ठीक है, एक रेशे से भरी पॉकेट होती है, और उसको हम कहते हैं एब्सेस। उसको हम क्या कहते हैं? ऑब्सेस कहते हैं। ओके, उसके बाद इसमें और क्या बन सकता है? इसमें स्ट्रिक्चर्स बन सकते हैं। स्ट्रिक्चर्स के आगे लिख लें, इसमें क्या हो सकता है? स्ट्रिक्चर्स बन सकते हैं। स्ट्रिक्चर मतलब कि इट कैन कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, जो स्ट्रक्चर्स होंगे ये नैरो कर देंगे, जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो इंटेस्टाइन को क्या कर देंगे? नैरो कर देंगे, एंड इट कैन कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन, इससे क्या हो जाएगी? ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी बातें आपने याद ही करनी है, लेकिन पहले आप एक एक पॉइंट को समझोगे तो फिर ही आपके आपसे याद होगा, वरना याद नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद और इसमें क्या होगा? और इसमें होगा जी पेरी एनल डिजीज, के जो एनस है, जो मरीज का एनस है, उसके इर्द गिर्द भी उसको क्या होगा? बहुत ज्यादा उसको डिजीजेज होंगी, तो पेरी एनल डिजीजेज हो सकती हैं इसमें। न्यूमोचूरिया हो सकता है, फेस्टूला बन सकता है। फेस्टूला किसके दरमियान बन सकता है? आपके इंटेस्टाइन और उसके दरमियान, ब्लैडर के दरमियान। जब ब्लैडर और इंटेस्टाइन के दरमियान फेस्टूला बनेगा तो उससे क्या होगा? उससे एयर आएगी, किस में आएगी? यूरिन में आएगी, ठीक है, एयर आएगी, किस में आएगी? यूरिन में आएगी। उसके बाद हम जरा आगे चलते हैं अब आप कहते हैं कि यार कॉम्प्लिकेशन की तो हमें समझ आ गई है, लेकिन दोनों में जो डायरिया होगा, दोनों में ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये एमसीक्यूज है, ये वाला, ये आपको एमसीक्यूज इंशाल्लाह, अगर इस टॉपिक से ये एमसीक्यूज आया ना, तो यहाँ ये वाला आपसे आएगा, या फिर वो आपसे वो पूछेगा सर यूटीआई कैसे होगा? ऑफ कोर्स यूटीआई देखे ना, यूटीआई कैसे होगा? आपका जो नॉर्मल गट फ्लोरा है, नॉर्मल गट फ्लोरा में कौन सा बल्कि ये तो आपने अच्छा, डॉक्टर मारिया आपने अच्छा पॉइंट रेज कर दिया, मुझे जरा बताना, नॉर्मल जो गट फ्लोरा है इसमें एक बैक्टीरिया होता है ई. ठीक है, ई. मुझे पहले तो ये बताया ना कि जो नॉर्मल गट फ्लोरा है उसमें ई. बैक्टीरिया होता है या नहीं होता? जो नॉर्मल गट फ्लोरा है इसमें ई. होता है या नहीं होता? बताएं बताएं, शाबाश। यस, होता है। डॉक्टर मारिया कैसे नहीं होता? होता है, होता है। अच्छा, और मुझे ये भी बताएं कि यूटीआई का जो 85% यूटीआई के कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है? 85% कौन सा बैक्टीरिया यूटीआई कॉज करता है? जी, सारे लावे माशाल्लाह सही बता रहे हैं। दैट इज योर ई कोलाई। 80 to 85% जो आपके यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं वो किस वजह से होते हैं? वो आपका बड़ा मशहूर जमाना बैक्टीरिया है, दैट इज योर ई कोलाई,
ठीक है। और ई कोलाई क्या है, हमारे नॉर्मल गट का फ्लोरा है, नॉर्मल गट फ्लोरा है, हमारी गट में होता है। अब क्या हुआ, अब एक मरीज है और उसको क्रोहन डिजीज हुई, उसको क्या हुई, क्रोहन डिजीज। और क्रोहन डिजीज में क्या हुआ, उसकी इंटेस्टाइन में जो ई कोलाई था वो इस फिस्टूला के जरिए, या उसमें कोई अल्सर बना, उसमें परफोरेशन हुई, या कोई और मसला हुआ, तो जो उसका नॉर्मल गट फ्लोरा था वो कहाँ पे चला गया, उसके इंटेस्ट उसमें यूरिनरी ट्रैक्ट में चला गया। तो उससे क्या हो जाएगा, उसको उससे उसको यूटीआई हो जाएगा। ठीक है, तो यूटीआई इस तरह होता है, इसमें यूटीआई के चांसेस ज्यादा होते हैं, और ये ई कोलाई वाला पॉइंट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है।